नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम क्लास 10th हिस्ट्री की न्यू बुक के अंतर्गत सरस्वती सिंधु सभ्यता इसका अध्ययन करेंगे। सरस्वती नदी और सिंधु नदी की जो सभ्यता रही है, एनिशिएंट सभ्यता, इसका लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे कि आपकी बुक क्या कहती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस कहता है कि सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान। देखो, नदियों का जो मैदानी भाग होता है वो उपजाऊ होता है। क्योंकि नदियों में हमेशा से सिल्ट आता रहता है, पहाड़ी एरिया से अपरदित पदार्थ मैदानों में बस आ जाता है और उसके डिपोजिशन से ये मैदान हमेशा फर्टाइल रहते हैं। और दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई या आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े महानगर हैं वो सब नदियों के आसपास ही केंद्रित हैं। उसके पीछे कारण ये है कि नदियों का जो फर्टाइल मैदान है उससे भरण पोषण होता रहता है, एग्रीकल्चर अच्छी वहाँ से होती रहती है। और दूसरा, नदियों से जो पेयजल है वो मिलता है। तो सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की पहली प्रथम नगरीय सभ्यता जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यानी प्राचीन काल में ये नगरीय सभ्यता थी। कभी कभी आपसे एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछेगा कि सरस्वती सभ्यता वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, या दोनों थी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता एक नगरीय अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। और इस सभ्यता के पुरास्थल क्या होता है? वे स्थल जहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही हो और उसके वे अवशेष जहाँ मिलते हैं उन्हें हम पुरास्थल कहते हैं। बड़ी संख्या में सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे मिलते हैं। इस कारण से इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती रिवर जो है प्रेजेंट काल में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम उसकी अपने भारत का अध्ययन करते हैं तो इसका उद्गम जो है हिमालय के शिवालिक में है। और यमुनानगर से जैसे ही हम ऊपर नॉर्थ की ओर जाते हैं तो वहाँ इसका उद्गम स्रोत है। और ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सब जिलों क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहती थी और अरब सागर में ये अपना पानी डिपॉजिट करती रही है। और जो सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं तो उससे भी इसके जो प्रवाह मार्ग है वो इस समय दिखाई देता है। हालांकि नदी में पानी तो नहीं है और प्रेजेंट सरकारों का प्रयास है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। और इंडस रिवर जो है ये एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदी उस उत्थान को काटती गई और इसने हिमालय में गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है। और जो इंडस रिवर है इसका उद्गम होता है ट्रांस हिमालय से पार, तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास से। ठीक है। और फिर ये नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख रीजन से प्रवेश करते हुए फिर ये पाकिस्तान की ओर जाती है, वर्तमान पाकिस्तान की ओर। और ठीक है, और उससे बहती हुई ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई, क्योंकि पाकिस्तान का उदय तो 14 अगस्त 1947 से है, उससे पहले तो ये समस्त एरिया भारत ही रहा है, भारतवर्ष। तो यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता विकसित रही है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो है यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध नगर रहा है और सिंधु यहाँ की प्रमुख नदी रही है। ठीक है। और कालानुक्रम का मतलब, यदि काल प्लस अनुक्रमण शब्द दो शब्दों से मिलकर ये बना है, यानी यदि समय को बढ़ते क्रम में देखें या रिवर्स क्रम में देखें तो इस आधार पर इस सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसको दजला और फरात की सभ्यता भी कहा जाता है। वर्तमान जो ईरान इराक है, यहाँ पर प्राचीन काल में जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको कहते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है। इसे दजला और फरात की सभ्यता भी कहा जाता है। दजला और फरात यहाँ पर दो नदियाँ
आज भी बहती हैं। दूसरी है मिस्र की सभ्यता जो अफ्रीका में है, इजिप्ट देश के अंदर। इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि वो नील नदी की वैली में विकसित हुई। तो इनकी समकालीन है, यानी समय के अनुसार देखें तो सिंधु सभ्यता यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता तथा मिस्र सभ्यता यानी नील नदी सभ्यता तीनों एक ही टाइम पीरियड में विकसित होने वाली सभ्यताएं रही हैं। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, ये ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता इसके बारे में पहली बार किस व्यक्ति ने बताया था। तो इन्होंने खोज की दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा, पंजाब प्रांत, पंजाब। अभी आप वर्तमान पंजाब की ही बात ना ले, यहाँ पंजाब का मतलब है जो पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा एक प्रोविंस पंजाब है। पंजाब मीन्स 5 नदियों का संगम, पंज मीन्स 5 और आब मीन्स नदियाँ। पंज आब सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इन सब नदियों का जो सम्मिलित एरिया रहा है उसे पंजाब कहते हैं। आब का मतलब यहाँ पर पानी या रिवर से लिया जाता है, ठीक है। और पंज मीन्स यहाँ पर 5 है। और जब दो नदियों के बीच के एरिया की बात करें तो उसे दोआब कहते हैं। दोआबा भी आप कभी कभी सुनेंगे। तो यहाँ पर जो पंजाब प्रांत, हालांकि आज ये जो हड़प्पा है, यहाँ आप देख रहे हैं ये मैप पे, ये हड़प्पा वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं। और तो यहाँ पर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। और उसके बाद अगले ही वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी, उन्होंने सिंध प्रांत, सिंध भी पाकिस्तान में एक प्रांत है, और उन्होंने सिंध प्रांत में, पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर सिंध प्रांत है, और वहाँ पर मोहनजोदड़ो, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वहाँ के सबसे प्रमुख नगर थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी पुरास्थलों की, पुरास्थल आपको पहले ही बता दिया कि प्राचीन एनिशियंट जो हिस्टोरिकल स्थान होते हैं उनको पुरास्थल कहा जाता है। पुरा मीन्स यहाँ पर प्राचीन है, स्थल यानी जगह। तो जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात, जिसके बारे में नहीं ज्ञान था लोगों को, तो भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का और पुरातत्वविदों का ध्यान इन्होंने आकर्षित कराया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेषों की खोज की? तो वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद किसने की? तो वो की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। और दयाराम साहनी ने जिस प्रांत की उसकी स्थान की खोज की थी वो था हड़प्पा, और राखल दास बनर्जी ने जिस स्थान की खोज की थी वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्राचीन प्रमुख नगर थे, ठीक है। और पुरातत्वविद क्या होते हैं? तो पुरातत्वविद वे व्यक्ति होते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं के या प्राचीन जो पुरास्थल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार की। तो यदि हम विस्तार देखें या मानचित्र भी आप देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, तो यहाँ इंडस रिवर बहती है, ठीक है। तो इंडस रिवर के इस वाले एरिया में, तो इंडस रिवर यानी सरस्वती नदी के क्षेत्र में, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर वो सतलुज रिवर बहती है, तो इसलिए सरस्वती सिंधु सभ्यता कहिए। तो इन नदियों के बीच में ये जो है विकसित होने वाली सभ्यता रही है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी? तो पूर्व में आलमगीरपुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ से लेके, और पश्चिम में सतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान, वहाँ तक फैली हुई थी। इधर है बलूचिस्तान, ठीक है। तो उत्तर में मांडा, ठीक है, उत्तर में मांडा जो जम्मू से लेके, और दक्षिण में दायमाबाद
महाराष्ट्र यहाँ तक फैली हुई थी। तो अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कलर से हाईलाइटेड किया गया एरिया, ये तो इसका प्रमुख एरिया था। इसके कुछ एरिया जो हैं इधर उत्तर प्रदेश तक, इधर आपके उत्तर में जो है बलूचिस्तान तक, इधर साउथ में महाराष्ट्र तक, ठीक है, वो ये फैले हुए थे। ठीक है, पश्चिम में बलूचिस्तान हो गया, पूर्व में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक ये फैले हुए थे। और यदि इसके पूरे एरिया की बात करें तो ये एक आप पहला पैराग्राफ बना देंगे कि इसकी जो एरिया था वो कहाँ कहाँ तक था। दूसरा पॉइंट यहाँ बनाएंगे कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसके पुरासतलों की दूरी पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर। यानी यदि हम इधर से इधर की बात करें तो लगभग ये 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और यदि नॉर्थ से साउथ की ओर देखें, बलूचिस्तान से या महाराष्ट्र की ओर बात करें तो यहाँ पर लगभग ये 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी, ठीक है। तो ये इसका लंबाई चौड़ाई हो गई। देन अगर प्रांतों की बात करें कि इसके पुरास्थल आज कहाँ कहाँ मिलते हैं, यदि उनकी बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, इन सब प्रांतों में इसके जो पुरास्थल हैं वो मिलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं राखी गढ़ी, और ये हिसार में है, मित्ताथल ये भिवानी में है, ठीक है। तो बनावली ये सब इधर आप देख रहे हैं रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, कालीबंगा, तो ये सब इसके प्राचीन जो है अवशेष या पुरास्थल मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, धोलावीरा ये कच्छ में है, लोथल जहाँ अहमदाबाद है, यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करती थी, तो ठीक है। तो ये इसके प्रमुख एरिया थे। ये वाला आपका मैप पे भी आने वाला है, तो जब आप एनुअल एग्जाम देंगे तो मैप पर भी ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसका भी अध्ययन रखिए कि मैप पर ये कौन कौन से शहर प्राचीन जो सरस्वती सिंधु नगरीय सभ्यता रही है उसके प्रमुख नगर कहाँ कहाँ पर ये विकसित हुए थे। नेक्स्ट इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जैसे राखी गढ़ी, बनवाली ये, और ये आपका मित्ताथल ये हरियाणा में ही है, मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है, हड़प्पा पंजाब में है, ठीक है, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा ये राजस्थान के प्रमुख नगर थे। तो इनको आप सीरियल वाइज लिख सकते हैं। देन हम बात करते हैं काल क्रम की। तो काल क्रम की दृष्टि यानी समय के दृष्टिकोण से देखें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता 3 चरणों में विभाजित की जा सकती है। रेडियो कार्बन तिथियों से पता, रेडियो कार्बन एक कार्बन डेटिंग विधि होती है, यानी जो भी जीवित प्राणी होता है या पेड़ पौधे होते हैं सब में कार्बन होता है, और जब डेथ हो जाती है या पेड़ काट दिया जाता है तो वो कार्बन 14 जो है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस आधार पे जो पुरातत्वविद हैं यानी वैज्ञानिक हैं वो उसकी एज को डिटेक्ट करते हैं कि ये कितनी पुराना रहा होगा। तो उस विधि के आधार पर यदि बात करें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो शुरुआत है लोगों के निवास की, तो जब उन्होंने इसको अपना निवास स्थान बनाया तो वो रहा है 7500 से लेके 7000 ईस्वी पूर्व। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी यदि हम बात करें एक होता है आपका ईस्वी पूर्व, ठीक है, और एक है ईस्वी। तो जो प्रेजेंट कैलेंडर हम यूज करते हैं निकार्गियन कैलेंडर कहते हैं यानी ब्रिटिश कैलेंडर कहा जाता है। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वे उस वर्ष को मानते हैं 0 वर्ष। तो इसके बाद जितने भी वर्ष हैं, जैसे इस समय 2023 चल रहा है तो ये ईस्वी है, 2023 ईस्वी, ठीक है। और इससे पीछे यदि हम जाएंगे, जितना भी पीछे जाएंगे तो वो रिवर्स में बढ़ते जाएंगे। ये इधर बढ़े हैं, ठीक है, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 2023 तक आ गए हैं, वो रिवर्स में थे।
तो वो रिवर्स में 7500 वर्ष पूर्व, ठीक है। यानी तो यदि आज की डेट की बात करें तो 7500 7500 वर्ष वे प्लस में 2023 वर्ष ये, इन सब को जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो टोटल आपके ये वर्ष हो जाएंगे, टोटल वर्ष। तो ईसवी पूर्व को आप ध्यान रखेंगे, ईसवी पूर्व का मतलब है ईसा से पहले, बिफोर क्राइस्ट, 0 वर्ष से पीछे, और ईसवी का मतलब 0 वर्ष से आगे। तो ये माना गया है कि सरस्वती सिंधु घाटी को प्रथम कृषि संस्कृति, एग्रीकल्चर बेस्ड संस्कृति भी ये रही है और नगरीय संस्कृति भी रही है। तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की 3200 ईस्वी पूर्व, 3200। अब देखो 7500 से 3200 का मतलब ये है कि 7500 और 3200, तो बीच में ये जो गैप रह गया है इसको आप कम कर लीजिए, ठीक है। 4300 वर्ष हो गए इसके बीच में। तो उसके में ये नगर योजना के लक्षण, इसमें लेखन कला, मोहरे, इनका विकास हुआ, नापतोल की पद्धति यहाँ पर विकसित हुई, और ये प्रथम जो कृषि संस्कृति है इसका परिवर्तन ग्रामीण संस्कृति से धीरे धीरे ये 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन की ओर परिवर्तित हो गया, ठीक है। और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता विकसित, यानी नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में पुनः होना शुरू हो गया, और 1300 ईस्वी से पूर्व तक नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। तो ये आप इसका कालानुक्रम जानेंगे, ठीक है। तो मेन डेट आपकी क्या रही है, एक तो सबसे पहले 7000 से लेके 7500 से लेके 7000 ईसा पूर्व तक ये कृषि संस्कृति के रूप में विकसित हुई। फिर 3200 ईस्वी तक इसके कुछ लक्षण जो मेन थे, जैसे नगरीय योजना, उसकी लेखन कला, वहाँ की मोहरें और वहाँ की नापतोल पद्धति, ये विकसित हुई। 2600 ईस्वी के आसपास ये नगरीय जीवन के रूप में पूरी तरह से आत्मसात ये कर लेती हैं, यानी ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता बन जाती है भारत की। और वर्ष 1900 ईस्वी पूर्व तक ये नगरीय सभ्यता धीरे धीरे पुनः ग्रामीण संस्कृति की ओर कन्वर्ट होने लगी, और 1300 ईसा पूर्व यानी 0 वर्ष से 1300 साल पहले ये सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अब इसके क्या क्या कारण रहे हैं वो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इनको आपने, ये पूरा का पूरा एक हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस प्रकार से कालानुक्रम के अनुसार आप सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 हिस्सों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ की नगर योजना, कि यहाँ सरस्वती सिंधु सभ्यता वास्तव में अपने नगरों के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन काल के प्रमुख नगर थे। तो यहाँ पर जो नगर मिलते हैं उनमें क्या, किस प्रकार की योजना थी, योजना मीन्स उसमें प्लानिंग क्या थी, सड़कें किस प्रकार की होती थी, चौक चौराहे क्या होते थे, मकानों को किस ढंग से बनाया जाता था। तो आप इसमें ये पढ़ेंगे। तो इस नगर योजना की विशेषताओं को देखते हैं। कहता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसमें नगर योजना समरूपता लिए हुए थी, यानी तकरीबन जो नगर मिलते थे सब में पैटर्न एक जैसा होता था। जैसे वर्तमान में जो शहर होते हैं उनके अंदर जैसे मॉडल टाउन होता है, जैसे उसमें सेक्टर होते हैं, जैसे उसमें इंडस्ट्रियल एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरिया होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी मेन बाजार होता है। तो प्राचीन काल में भी ये जो नगर होते थे इनमें समरूपता थी, और कुछ छोटी मोटी क्षेत्रीय विविधता यानी विभेद यानी अंतर मिल जाते थे। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते थे। पहला सेंटेंस आप ये ध्यान रखेंगे, ये पहली विशेषता है कि तकरीबन हर शहर में पूर्व डायरेक्शन में और पश्चिम डायरेक्शन में टीले मिलते थे। पूर्व दिशा का जो टीला होता था उस पर आवास होता था, रेजिडेंशियल एरिया, और पश्चिम टीले पर दुर्ग यानी किला होता था, यानी फोर्ट होता था। ओके, तो ये आप सेकंड इसकी बता देंगे विशेषता।
और ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार, यानी एक डिफेंस वॉल होती थी, यानी पूरे के पूरे नगर के चारों ओर एक दीवार बनाई जाती थी, उससे युक्त होते थे। और रक्षा प्राचीर में बुर्ज, बीच बीच में बुर्ज होते थे, यानी बड़े बड़े पिलर्स आप इसको कहिए या मीनार कहिए, ठीक है, ये होती थी। और नगर के आवास क्षेत्र में, नगरों का जो आवास क्षेत्र है, और वो आवास क्षेत्र किस एरिया में होता था, वो होता था ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। नगर की ईस्ट डायरेक्शन में जो रेजिडेंस एरिया होता था, वो ज़्यादातर वहाँ पर सामान्य नागरिक रहते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे और श्रमिक, ये इसमें रहते थे। दुर्ग के अंदर, दुर्ग यानी किले के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अनागार, अनागार का मतलब अन्न मीन्स होता है अनाज, और आगार मीन्स होता है भंडार, ठीक है। तो अनागार, तो ये इसमें होते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का भी बड़ा रोल था, सड़कें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, और मुख्य सड़क नगर को 5 से 6 भागों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत में मिलता है, हड़प्पा के, जो हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता रही है, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक प्रमुख नगर रहा है। तो इसकी जो मुख्य सड़क है वो 9.15 मीटर, 9.15, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.3 से, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर जो होता है वो 3 फुट और 3 इंच के बराबर होता है। तो इतनी चौड़ी लगभग 27 से 30 फीट की गई है, लगभग 27 से लेके 30 फीट, मैंने एवरेजली आपको बता दिया है। तो मोटे तौर पर कहिए कि लगभग 30 फुट चौड़ी सड़कें होती थी मुख्य सड़क, और जो गलियां हैं, गलियां, सड़क तो 9 मीटर चौड़ी होती थी और गलियां जो है वो लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी। 3 मीटर मतलब लगभग 9 से 10 फीट, ठीक है। तो गलियां आमतौर पर लगभग 10 फीट चौड़ी होती थी। और कालीबंगा, राखीगढ़ी और मीताथल, यहाँ की सड़कें भी चौड़ी थी, क्योंकि ये सब मैदानी एरिया में है और ये प्रमुख उस जमाने के नगर रहे हैं, ये वर्तमान में भी हैं, ठीक है। कालीबंगा, राखीगढ़ी और मीताथल तीनों हरियाणा में ही हैं, और इनकी सड़कें भी चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी और साफ सफाई का उनमें विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये आप उस जमाने की स्नानागार देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो का, और ये लोथल की बंदरगाह का चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो शहर होते थे और उनके अंदर जो रेजिडेंस एरिया होते थे, उन सब के अंदर उस जमाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, और कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारों पर कूड़ेदान की व्यवस्था की जाती थी। यानी उस जमाने में भी यहाँ के लोगों को डस्टबिन के बारे में पता था कि किस प्रकार से हमने कूड़े कचरे को एक जगह पर घर से बाहर रख देना है। नेक्स्ट कहता है घर की नलियाँ सड़कों के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी जो बड़ी सड़कें होती थी उनको दोनों किनारों पर नाले की व्यवस्था होती थी, जो पानी को नगर से बाहर ले जाता था, और उन नालों में घरों से जो नालियां हैं, मोरी जिसको हम हरियाणवी भाषा में बोल देते हैं, तो वो आकर मिलती थी, और वो घर के पानी को मुख्य नाले के माध्यम से शहर से बाहर निकाल देती थी। नालियां मुख्य रूप से पक्की ईंटों की बनी होती थी, और इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती थी, यानी कितने बड़े एरिया का पानी उसमें आना है, वो मेन नाला है या नहीं है, तो उसके आधार पर उसको बनाया जाता था। प्राय जो नालियां होती थी वो बड़े आकार की ईंटों से ढक दी जाती थी, यानी मान लो ऐसे कोई नाली बनाई है तो इसके ऊपर बड़े आकार की ऐसे ईंटें ढक दी जाती थी, ताकि नाली से जो स्मेल है वो बाहर ना आए और उसमें बाहर से डस्ट वगैरह ना जाए।
संवहत नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि बीच बीच में उन ईंटों को उठाकर उस नालियों की सफाई की जाती रही होगी। यदि हम सरस्वती सभ्यता की आवासीय और सामुदायिक भवनों की बात करें तो कह रहा है कि इसमें आवासीय और सामुदायिक यानी जो कम्युनिटी हॉल हैं वो मिलते थे। आवासीय भवनों में रेजिडेंशियल जो एरिया होते थे, बिल्डिंग्स होती थी, घर होते थे, उनमें सामान्य रूप से 3 से 4 कमरे मिलते थे और 3-4 कमरे होते थे। हर घर में रसोई घर होता था, स्नान घर यानी बाथरूम होता था और हर घर के भवन के सामने या बीच में कहिए एक आंगन होता था। आंगन मीन्स खुला स्थान। ये परंपरा भारत में आज भी देखने को मिलती है कि हम तकरीबन अपने घरों के सामने घर में आंगन बनाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पर आंगन में जो है नीम के पेड़ के लगाने की व्यवस्था रही है। प्राचीन काल से ही ये हमारी संस्कृति रही है। संपन्न लोग, संपन्न मीन्स रिच पर्सन, घर में कुआं और शौचालय यानी टॉयलेट की व्यवस्था भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट हम आज ही बनाना शुरू किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले, लगभग 4-5-6 हजार साल पहले भी भारतीय संस्कृति में शौचालयों की व्यवस्था रही है। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी उस जमाने में स्टेप्स भी होती थी, सीढ़ी होती थी, स्टेयर्स होती थी और मकानों में खिड़कियां होती थी यानी विंडो होती थी, रोशनदान यानी वेंटिलेशन होता था, फर्श और दीवारों पर प्लस्तर यानी हम उसको स्मूथ करते थे, जैसे जिसको हम लिपाई बोलते हैं कि उनको कवर्ड कर दिया जाता था, उसके साक्ष्य यानी उसके प्रमाण भी मिलते हैं। सामुदायिक जो भवन हैं, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, कम्युनिटी हॉल होते थे, उनमें सभा भवन यानी जहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी वो होता था। इसके अलावा उसमें अनागार होता था यानी अन्न रखने की जगह होती थी और स्नानागार भी होता था, उसमें बाथरूम भी होता था, स्नान करने के लिए स्थान भी होता था। इन भवनों को 1:2:3 और 1:2:4 की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। तो ये अलग अलग रेशो आपको दोनों दिए गए हैं, इनमें ये ईंटें बनाई जाती थी। इसी प्रकार से यदि हम सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला यानी उस जमाने में किस प्रकार की कला थी, आर्ट थी, तो उसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उस सभ्यता के दौरान वे कला के अंतर्गत प्रशस्तर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, यानी वे इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। चद्दर पे, धातु पे और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती थी और इनके अतिरिक्त वहाँ पर मोहरें यानी स्टैंप यानी ऐसी भी वो आकृतियाँ मिलती हैं कि जिसको स्टैंप के रूप में यूज किया जाता था। और मन के और मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पर सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। मन के यानी जैसे मोतियों जैसे कुछ आभाएं उस जमाने की मिली हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वो भी डिजाइन उनके ऊपर होते थे। प्रशस्तर मूर्तियों में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये जो मूर्ति है प्रशस्तर के टाइप्स की, तो ये मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में जो 19 सेंटीमीटर लंबी है और किसी पुरुष की मूर्ति रही है जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त शॉल ओढ़े हुए है। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये वाली मूर्ति की बात कर रहा है ये। तो ये इसमें जैसे ये दिखा रखा है कि जैसे ऐसे कंधे पर से एक चद्दर को डाल रखा है, एक शॉल को डाल रखा है। तो इस प्रकार की मूर्तियां वहाँ पर मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से विश्व विख्यात धातु की नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं, यानी जो डांस करने वाली महिला है उसकी मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरुष और स्त्रियां व पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां भी वहाँ से मिली हैं। मानव की मिट्टी की मूर्तियां, आभूषण और शिरोवेशभूषा यानी तो
वेशभूषा का मतलब उस जमाने के जो कपड़े होते थे, तो सिरो वेशभूषा यानी सिर के ऊपर रखने के कपड़े, इस प्रकार की वेशभूषा वहाँ पर उन मूर्तियों में देखने को मिलती है। कुछ एक तस्वीरें आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो ये प्राचीन अवशेषों के रूप में ही मिली हैं। उस जमाने में पशुओं और पक्षियों की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें जो उस टाइम में रखे जाते थे पशु, तो उनमें बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सूअर, मोर, बत्तख, तोता, कबूतर, ये उस जमाने के प्रमुख जो पक्षी हैं वो रहे हैं, या कहिए कि इनको कहीं ना कहीं वो पालतू पशुओं के रूप में या पालतू पक्षियों के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है, या उनके संपर्क में ये रहे हैं। सरस्वती सभ्यता की कला में मोहरों का भी विशेष स्थान रहा है। मोहरें आमतौर पर चौकोर होती थी या आयताकार, ठीक है, जैसे मैंने इसको मार्क किया है, ऐसे इस टाइप्स की वो होती थी, जिसकी लंबाई अधिक होती थी, चौड़ाई कम होती थी, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवताओं और लिपि, यानी लिपि मीन्स लिखी हुई, उनको अंकित किया जाता था। और सेल खड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषण, जिसमें मनके, चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी आदि मिलते हैं। इसके अतिरिक्त खेल के उपकरण और मिट्टी के बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तु भी उस जमाने में बनाई जाती रही हैं। तो बाकी का कार्य हम कल करते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही, बाकी का चैप्टर को कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सीखेंगे।